पृथ्वी के लिए महाविस्फोटी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा एफ जॉर्ज लेमित्रे। 1 नंबर एफ जॉर्ज लेमित्रे। यही दूसरा ऑप्शन बोलेगा थॉमस गॉड एवं हरमन बॉडी। तो इसने साम्यवाद एवं सतत सृष्टि का सिद्धांत दिया था। एलेन बूथ जो है ये एलेन संडेजा दोलनीय सिद्धांत दिया था। एलेन संडेजा और एलेन बूथ जो है अस्फीति सिद्धांत दिया था। वही नीचे लिखा हुआ है कि थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने साम्यवाद एवं सतत सृष्टि, संडेजा ने दोलनीय सिद्धांत दिया। ये जो है महाविस्फोटी का सिद्धांत ये सबसे ज़्यादा मान्य है। महाविस्फोटी का सिद्धांत लेमित्रे के बाद उसमें रॉबर्ट वेगनर ने है इसका व्याख्या किया था। रॉबर्ट वेगनर ने। वैज्ञानिक मानता है कि महाविस्फोटी जो हुआ ये 13.7 वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोटी 13.7 वर्ष पहले हुआ और ये ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ ये 4.5 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी 10.5 वर्ष बाद या 4.5 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, लेकिन महाविस्फोटी का जो सिद्धांत हुआ 13.7 वर्ष पहले हुआ, जिससे ग्रह उपग्रह ये सब का निर्माण हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए इसमें पूरी तरह से डिस्कशन कराया जाता है, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई, यूपीएसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सेकेंड क्षेत्र का उदाहरण है? मतलब द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण बोलेगा तो इसमें हो जाएगा, कह रहा है कौन द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, यहाँ नहीं देखना है। तो लौह इस्पात जो है ये लौह इस्पात ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण में नहीं आएगा। यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र पूछ रहा है तो लौह इस्पात हो जाएगा, ये द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। वस्त्र उद्योग भी द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, वाहन उद्योग भी द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन चिकित्सा बोलेगा, ये चिकित्सा, तो चिकित्सा हो जाएगा ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण। चिकित्सा सेवा क्षेत्र आता है। तो क्षेत्र 2 तक 3 तरह का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आइए हम लोग देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है ये कृषि से संबंधित क्षेत्र आता है, प्रकृति से संबंधित, कृषि से संबंधित क्षेत्र आता है। पशुपालन करना, कृषि करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, जितने भी उद्योग है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, ये सब, यानी सेवा क्षेत्र जितना रहेगा उस तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अभी प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। तृतीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा अभी जीडीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा प्राप्त हुआ था? तो ईसाई जो है भारत आने की आज्ञा मिला था वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत मिला था। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत और बहुत कुछ हुआ। इसमें कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया था 1813, और 1833 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था कंपनी को व्यापार करने का अधिकार। यहाँ लिखा हुआ है 1813 चार्टर द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया, और 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का कार्य रह गया कि ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करना। 1833 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, जो बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल हुआ। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो बेंटिंग पहला गवर्नर हुआ, वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद हो गया कि दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये सब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। वही 1853 में जो है 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवा देने की बात किया। 1853 में
1853 अधिनियम द्वारा विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया 1853 में चार्टर एक्ट के तहत, और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कोई भी चीज़ में भर्ती लेने लगा 1853 चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंप दिया गया? भारत का शासन जो है ये कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे 5 कर लीजिए। 1858 में का भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गया, ये 1858 में चल गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 1858। आइए 1858 के बारे में और देखते हैं हम। 1858 में भारत में मंत्री पद की सृजन किया गया। 1858 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में मंत्री पद का सृजन किया गया, भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ और मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। इतना काम हुआ, याद रखिएगा। और कहता है कि 1784 में दोहरे प्रशासन जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको समाप्त कर दिया गया। ये 1784 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, एक राज सचिव पद बनाया। और भारत में गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय हो गया, जो कैनिंग पहला वायसराय बना। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम श्रेणी में उत्तोलक के बीच में कौन होता है? तो उत्तोलक के बीच में पूछ रहा है कौन होता है प्रथम श्रेणी के। तो देखिए इसमें 3 चीज़ होता है, आयास, भार और आलम। तो आयास, भार, आलम, तो इसमें सिर्फ याद रखिए कि किस प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीनों के बीच में कौन होता है ये याद रखिए, इससे आसान हो जाता है याद रखना। तो प्रथम श्रेणी में उत्तोलक के बीच में कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, आलम। आलम बीच में होता है, आयास और भार अगल बगल में होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए आलम को F से डिनोट करते हैं, आयास को E से, और भार को, ये भार लिखा हुआ, भार को W से डिनोट करते हैं। देखिए फर्स्ट श्रेणी, पहला श्रेणी को बीच में जो होता है वो आलम होता है। सेकेंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में जो बीच में होता है वो भार होता है। और थर्ड श्रेणी, तीसरा श्रेणी के बीच में जो होता है आयास होता है। सेकेंड श्रेणी में बीच में भार और थर्ड श्रेणी में आयास होता है, याद रखिएगा। 3 ही चीज़ होता है, आलम, आयास, भार, और बीच में जो रह गया उसके अगल बगल में वो दोनों रहेगा फिर। तो सेकेंड श्रेणी में बीच में भार, फर्स्ट श्रेणी में बीच में आलम और थर्ड श्रेणी में बीच में आयास होता है। पूछता है कि प्रथम श्रेणी का उदाहरण कौन कौन है? तो कैंची, पिलास, साइकिल ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, फर्स्ट श्रेणी का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी का उदाहरण कौन कौन है? तो नींबू निचोड़ने का मशीन, कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, एक पहिए गाड़ी, ये द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी का उदाहरण कौन है? तो चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो बताना है कौन सा कार्य और ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो पहले देखना है कौन कौन है। तो इसमें देखिए वाट सेकेंड, ये वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, ये सेकेंड, घंटा, घंटा, ये सब लगा हुआ है। तो ये जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। किलो वाट घंटा जो है ये पावर यानी शक्ति का मात्रक है। किलो वाट घंटा शक्ति का और बहुत सारा मात्रक है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। शक्ति का और बहुत सारा मात्रक है, वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगा वाट हो गया, ये सब शक्ति का मात्रक है। अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। ये शक्ति जो है यह सदिश राशि है, लेकिन कार्य और ऊर्जा जो है अदिश राशि है। 1 किलो वाट बराबर पूछेगा तो 1.34 HP होता है,
हॉर्स पावर होता है, जिसको 1000/776 से भाग देकर निकलता है। वही वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा पूछेगा तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है और ये अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो द्रव का क्वथनांक में अंतर अधिक हो तो उसे किस विधि से अलग करते हैं। जब द्रव का क्वथनांक में अंतर अधिक रहे तो उसको हम आसवन विधि से अलग करेंगे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा आसवन विधि से। इसमें पहला भाग बाष्पीकरण होगा, दूसरा भाग संघनन होगा, और वही क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो रहेगा तो उसको आंशिक आसवन विधि से अलग करते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। आसवन विधि में पहला भाग का बाष्पीकरण और दूसरा भाग का संघनन होता है। वही आंशिक आसवन में क्वथनांक में अंतर जो है बहुत कम होता है। पेट्रोल और डीजल कोल तार जो होता है वो आंशिक आसवन विधि से अलग किया जाता है। एक होता है भाप आसवन, इसमें कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए हो गया एसीटोन मेथिल एल्कोहल, एसीटोन हो गया और मेथिल एल्कोहल, ये भाप आसवन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट। द्रवनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट पर दाब बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी द्रवनांक पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन बताना है कि आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी ए और बी दोनों बढ़ता भी है घटता भी है। ये कैसे होता है हम लोग इससे जानते हैं। तो द्रवनांक पर दाब बढ़ाएंगे तो इसमें आयतन कब बढ़ेगा और कब घटेगा देखते हैं। ढलवा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, विस्मत, पीतल, ये सब में यदि ज़्यादा दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घटता है। आयतन घटता है यानी दाब बढ़ाने पे जिसका मेल्टिंग पॉइंट घटता है, यानी गलनांक बिंदु जब घटता है तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। और वही हो गया मोम, तांबा, ये सब दाब बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु बढ़ता है तो इसका आयतन जो है बढ़ जाता है, यानी आयतन इसमें बढ़ जाएगा। और ढलवा लोहा, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल में आयतन घट जाएगा दाब बढ़ाने पे। नेक्स्ट है जीव दर में किन तत्वों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो जीव दर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन 76% होता है इसमें। कार्बन 10% होता है, हाइड्रोजन कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन 2.5% होता है। यहाँ दिया गया है जीव द्रव का नामकरण किसने किया। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किया 1839 में। जीव द्रव में 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात पूछेगा तो 81:19 होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और वही यूकैरियोटिक कोशिका में पूछेगा तो उसमें अर्धसूत्री प्रकार का और समसूत्री प्रकार का दोनों प्रकार का विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या क्या रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सॉरी ये सब नहीं रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ दिया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो दिया गया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल, ये सब नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में जितना था ये सब
पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। और है कि श्वसन जो इसका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर अहमदाबाद। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। हैदराबाद में क्या है? तो राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद में। बंगलौर में इसरो, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सार का मुख्यालय है। ये सब दिया गया है। हैदराबाद में राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, बंगलौर में इसरो और श्रीहरिकोटा में सार केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हो जाएगा रानी रीना कौशल धर्मशंकुटु, बी नंबर आंसर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशंकुटु। वही कमलजीत सिंधु के बारे में बोलेगा तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी कमलजीत सिंधु। यहाँ देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु। अब गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कठतनाकर गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछेगा तो मेहर मूसा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर के बारे में बोलेगा तो उसे लिटिल मास्टर कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर। और बर्ड ऑफ एवन के नाम से शेक्सपियर जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला। आइए कुछ करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर है, इन A1 युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो A1 युद्ध अभ्यास जो हुआ भारत और यूनान के बीच में हुआ। भारत और यूनान के बीच में। यहाँ इन से इंडिया और U1 से यूनान युद्ध अभ्यास हुआ। झंडा सत्याग्रह का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? तो जबलपुर में हुआ। नेक्स्ट है कि लैंड फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। लैंड फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है ये किसे प्राप्त हुआ? तो श्याम सुंदर ज्ञानी को प्राप्त हुआ। लैंड फॉर लाइफ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। पूछेगा ईरान का राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ईरान का राष्ट्रपति है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, प्यार का पौधा योजना, ये सब कौन चलाया है? तो बिहार चलाया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, प्यार का पौधा योजना। नेक्स्ट है, 21वीं सदी का महान टेस्ट बैट्समैन कौन बना? तो सचिन तेंदुलकर। 21वीं सदी का महान टेस्टमैन सचिन तेंदुलकर बना। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। अब पहला क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब प्लेइंग इट माई वे इनका बुक है, प्लेइंग इट माई वे। अब 2019 में हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया सचिन तेंदुलकर को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं खेल के क्षेत्र में, और हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2019 में सब सचिन तेंदुलकर को। अब अभी फ़िलहाल शामिल किया गया पीनू माकड़ को, 7वें भारतीय खिलाड़ी जो युवा हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, जान है तो जहान है अभियान, ये किसने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्तार अब्बास मंत्री ने शुरू किया है। जान है तो जहान है, अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास, ये जान है तो जहान अभियान शुरू किए। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना किसने शुरू किया? तो
ये दिल्ली ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना। शिशु कल्याण योजना असम, मिशन हौसला योजना उत्तराखंड, कोविड-19 फतेह योजना पंजाब शुरू किया है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश, चिरंजीवी योजना राजस्थान, घर घर औषधि परियोजना ये राजस्थान, घर घर औषधि परियोजना राजस्थान। कृषक बंधु योजना तो पश्चिम बंगाल। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ मैथ का है, इसमें पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्वेश्चन कुछ रहेगा, दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 2, 3 और 4, 5 ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये x1 हो गया और y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। इस पे बैठा के निकाल देना है ऊपर वाले फार्मूला पे। समकोण कितना डिग्री बोलेंगे, 90 डिग्री। न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से 180 के बीच में। रिजु कोण 180 डिग्री को बोलते हैं। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 हो तो उसको पूरक बोलते हैं। समपूरक कोण किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का माप 180 डिग्री हो तो समपूरक बोलते हैं। एक फार्मूला है, जब n भुजाओं के सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जब निकालना हो, जब बहुत सारा भुजा है उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना डिग्री है निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई n, यानी 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री और बटा n, ये फार्मूला होता है। और वही बहिष्कोण निकालना है तो 360 और बटा n, ये बहिष्कोण निकालने का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट है, देखिए एक इम्पोर्टेंट, और इसमें एक सर्कल रहेगा और दो जीवा से ये गुजर कर यहाँ पे मिला हुआ रहेगा। तो यहाँ पॉइंट सब दिया हुआ है, C पॉइंट है, D है, ये A पॉइंट है, B है, ये P है। तो इसको निकालने का, इसमें इसका 3 भाग दिया हुआ रहेगा, इसमें किसी एक को छोड़ दिया जाएगा। तो उसको निकालने के लिए यानी AP या PA गुने PA गुने PB, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को गुना करेंगे, बराबर यहाँ पे हो गया PC गुने PD, यानी PC और गुने PD दोनों बराबर होगा। इसमें 3 भाग दिया हुआ रहेगा कोई चीज़ का, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। तो ये निकालना है, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहेगा तो एक छोड़ दिया जाएगा और 3 दे दिया जाएगा, उससे ये निकल जाएगा। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।